हेलो फ्रेंड, मैं गौरव शर्मा और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन होता क्या है? वैद्युत रसायन में वे अभिक्रियाएं जो स्वतः प्रवर्तित होती हों, जो अपने आप होती हों, यानी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, जो स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं जो आपकी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएं या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए आपके एक रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन, तो इसको कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो हम पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है आपकी? ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। यानी ऑक्सीडेशन में आप 10th में पढ़ी थी, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। लेकिन यहां पर 12th क्लास में आकर के थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा चेंज हो जाता है। यहां पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, यानी कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देना ऑक्सीकरण है। किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण है। एक एग्जांपल लेते हैं आपका SnCl2 प्लस ApCl3, इससे फॉर्म होता है आपका SnCl4 प्लस FeCl2। तो जो आपका Sn है, Sn आपका Sn में SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है और Fe है वो आपका ApCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। SnCl2 से जब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे इसका? आपको 11th क्लास में देखा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। SnCl2 की आपको ऑक्सीडेशन निकालनी है तो Sn की जब हमें ऑक्सीडेशन फाइंड करनी है तो Sn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है हम X मानेंगे। क्लोरीन की हमें मालूम है -1 होती है, तो -1 × 2 = 0, कोई चार्ज नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x = आपका +2 आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या, ये मेथड है ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला। ये मेथड मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं जिससे कि आपको पूरा रिवाइज हो जाए। अगर आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। आपका फर्स्ट ए ग्रुप जिसमें आपका फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ऑलवेज +1 होगी। सेकंड ए के ग्रुप हैं जो एलिमेंट हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम, बेरियम और रेडियम। है ली ना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बोल सकते हो इसको अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेन बना सकते हो। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो आपकी +2 होती है। अब बात आती है आपकी ऑक्सीजन की।
तो ऑक्सीजन की सामान्य फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। परऑक्साइड किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ आप इस तरीके से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के परऑक्साइड में ऑक्सीजन की जनरली होती है -2 और परऑक्साइड में होती है इसकी -1। OF2 के केस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2 और जितनी भी गैस हैं N2, Cl2, F2, इन सभी जितनी भी गैसों की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो आपकी होती है 0। ठीक है। और आपकी फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ऑलवेज -1 होती है और हेलोजन ग्रुप की सामान्यता -1 और फिर परिवर्तित ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करते हैं। अगर इतनी हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर तो हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं FeCl3, तो Fe की हमें नहीं पता है और Cl3 है आपका, Fe की नहीं पता है तो X प्लस क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोरीन हेलोजन फैमिली की तो सामान्यता -1 होती है। तो 3 कितने मॉलिक्यूल है क्लोरीन के? 3, तो इंटू -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? X इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आई 3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 2। अगर मैं अब दूसरा कोई कंपाउंड ले लूँ H2SO4, इधर लेते हैं H2SO4, तो अब इसमें आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो हाइड्रोजन का कितना? 2 इंटू +1 प्लस सल्फर की X, ऑक्सीजन की कितनी है? जनरली कितनी है? -2, तो ऑक्सीजन कितनी है? 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो कितनी हो जाएगी? 2 बन जा 2 प्लस X प्लस -8 इक्वल टू 0। 2 में 6 जाएगा तो X इक्वल टू 6, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 6। इतना समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑक्सीडेशन कब होता है? जब किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, उसमें इंक्रीज हो। तो या मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, मैं इसको मिटाता हूं। अब यहां से देखेंगे, इसको भी थोड़ा मिटाता हूं मैं। यहां से देखेंगे कि इस SN की ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपकी, इधर आपकी +2, इधर आपकी +3, इसमें जो निकल के आएगी जो आपकी +4 और इसमें जो निकल के आएगी वो आपकी आएगी +2। ये आपकी ऑक्सीडेशन है, यानी SN +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है और Fe +3 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है। जब किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी यहां पर SN की जो ऑक्सीडेशन है वो SnCl2 से SnCl4 में बदला, तो SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो गया। और जिस पदार्थ, अपचयन क्या होता है? अपचयन इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? जब किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है तो उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, एक तो ये परिभाषा होगी। दूसरी मैंने आपको बताया था किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। इसी रिएक्शन को हम थोड़े दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या हम इसको हमने वाटर में डाला तो ये आयनाइज होगा, तो इस पे कितना आएगा आपका SN+2 चार्ज। इसमें से कितना, यहाँ पे क्या बनेगा आपका SnCl4, क्लोरीन आयन तो दोनों में सेम है। Fe+3 से क्या बनेगा? Fe+2 बनेगा। अब मैं इन दोनों रिएक्शनों को अगर बैलेंस करना चाहूं, बैलेंस करूं तो क्या होगा? यहां पर कितना है SN+2, यहां पर कितना है SN+4। अगर मैं इस अवस्था में यहां इस रिएक्शन में इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो चार्ज बराबर हो जाएगा, एटम तो बराबर है ही, +2 और +4, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। जब रिएक्शन बैलेंस हो गई तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट साइड है, तो प्रोडक्ट साइड में जब इलेक्ट्रॉन है तो इस रिएक्शन का होता है आपका ऑक्सीकरण।
और जिस साइड इसको बैलेंस करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन इस साइड में जोड़ने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन +3 +2, तो ये आपकी बैलेंस हो गई। यानी जिस अभिक्रिया में रिएक्टेंट साइड में, अभिकारक की साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका हो जाता है अपचयन। यानी ऑक्सीकरण कब होता है? जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है तो वो ऑक्सीकरण होता है, या जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। अपचयन जब किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था घटती है तो उसका अपचयन होता है, या जब कोई अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है। एक चीज और देखनी पड़ेगी, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है उसको बोलते हैं अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। यानी ऑक्सीकरण को रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक, और Fe+3 को अपचयन को ऑक्सीकारक। अपोजिट वर्ड होते हैं, ये एक दूसरे को बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? विद्युत रसायन में जो स्पॉन्टेनियस अभिक्रियाएं होती हैं, स्पॉन्टेनियस अभिक्रियाएं, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं, वो उनमें जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उसके अंदर हम विद्युत रसायन की स्टडी करते हैं। विद्युत रसायन में के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन होता है, तो वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण आपको समझ में आ गया। विद्युत रसायन में आपके एक आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? विद्युत रसायन सेल, विद्युत रसायन सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या तो एक ही विलयन में या दो भिन्न भिन्न विलयनों, एक साथ जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न विलयनों में रहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? जब कोई एक इलेक्ट्रोड या तो एक विलयन में या एक साथ जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न विलयनों में पड़े रहते हैं तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जिस तरीके से हम बता सकते हैं आपको, ये आपका एक डायग्राम है, इसके अंदर आपका दोनों इलेक्ट्रोड आपके एक ही सॉल्यूशन में हैं, इनको एक बैटरी से कनेक्टेड हैं, इसके अंदर आपका सॉल्यूशन है ना। तो ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। इस तरीके से एक पॉजिटिव, और इसमें एनोड आपका नेगेटिव होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। इस तरीके से होता है ना। एनोड को हमेशा इसी साइड में बनाते हैं, कैथोड को इस साइड में बनाते हैं, तो ये आपका सिंगल कंटेनर हो गया। अगर इसी सॉल्यूशन को मैं दूसरे तरीके से, अब एक ही विलयन में डूबे हुए हैं, निमज्जित हैं, दूसरे सॉल्यूशन में मैं अगर इसको इधर बना लूं, तो मैं अगर आपके पास दो सॉल्यूशन ले लूं, दोनों सॉल्यूशनों में एक इलेक्ट्रोड, इसमें एनोड नेगेटिव, और इस वाले में ले लूं मैं कैथोड पॉजिटिव, इन दोनों को मैं एक बैटरी से अटैच कर दूं और एक सॉल्ट बेस से इनको मैं इधर कनेक्ट कर दूं एक दूसरे सॉल्यूशन को, तो ये आपके विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, आपके विद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल, है ना, इनको गैल्वनी सेल भी बोलते हैं, वोल्टी सेल भी बोलते हैं, या फिर इनको डेनियल सेल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये डेनियल सेल का ही एक प्रकार है, गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल, तीनों ही नाम इसके हैं। तो गैल्वनी सेल और वोल्टी सेल में क्या होता है? गैल्वनी सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। गैल्वनी सेल में क्या होता है? यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो आपका जो गैल्वनी सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करता है। और विद्युत रासायनिक सेल है वो आपकी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और आपका विद्युत रासायनिक सेल आपकी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।